जीवन की एकमात्र आशा। ब्यूटीफुल स्टोरी। 2025। उन दिनों देव झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में इंजीनियर था। वह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था, परंतु उसके पिता का जमशेदपुर में बिजनेस था। यह जमशेदपुर को टाटा भी कहते हैं। स्टेशन का नाम टाटा नगर है, शायद संक्षेप में इसीलिए इस शहर को टाटा कहते हैं। टाटा के बिष्टुपुर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कमानी सेंटर में कपड़ों का शोरूम था। देव ने वहीं बिष्टुपुर के केएमपीएस स्कूल से पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल निकट बीआईटी मेसरा से की थी। उसी कॉलेज में कैंपस से ही टाटा स्टील में उसे नौकरी मिल गई थी। वैसे उसके पास और भी ऑफर थे, पर बचपन से इस औद्योगिक नगर में रहा था। यहां की साफ सुथरी कॉलोनी, दलमा की पहाड़ी, स्वर्णरेखा नदी और जुबली पार्क से उसे बहुत लगाव था। और सर्वोपरि माता पिता का सामीप्य खरकई नदी के पार आदित्यपुर में उसके पापा का बड़ा सा था। पर सोनारी की कॉलोनी में कंपनी ने देव को एक ऑफिसर्स फ्लैट दे रखा था। आदित्यपुर की तुलना में यह प्लांट के काफी निकट था और उसकी शिफ्ट ड्यूटी भी होती थी। महीने में कम से कम एक सप्ताह तो नाइट शिफ्ट करनी ही पड़ती थी, इसलिए वह इसी फ्लैट में रहता था। बाद में उसके पापा मम्मी भी साथ में रहने लगे थे। पापा की दुकान बिष्टुपुर में थी, जो यहां से समीप ही था। आदित्यपुर वाले मकान के एक हिस्से को उन्होंने किराए पर दे दिया था। इसी बीच टाटा स्टील का आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट आया था। जापान की निप्पन स्टील की तकनीकी सहायता से टाटा कंपनी अपनी नई कोल्ड रोलिंग मिल और कंटिन्यूअस कास्टिंग शॉप के निर्माण में लगी थी। देव को भी कंपनी ने शुरू से इसी प्रोजेक्ट में रखा था, ताकि निर्माण पूरा होते होते नई मशीनों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। निप्पन स्टील ने कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी टाटा भेजे थे, जो यहां के वर्कर्स और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे सके। एक्सपर्ट्स के साथ दुभाषीय इंटरप्रेटर भी होते थे, जो जापानी भाषा के संवाद को अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। इन्हीं इंटरप्रेटर्स में एक लड़की थी, अंजू। वह लगभग 20 साल की सुंदर युवती थी। उसकी नाक आम जापानी की तरह छपटी नहीं थी। अंजू देव की टेक्निकल टीम में ही इंटरप्रेटर थी। वह लगभग 6 महीने टाटा में रही थी। इस बीच देव से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी वह जापानी व्यंजन देव को खिलाती थी, तो कभी देव उसे इंडियन फूड खिलाता था। 6 महीने बाद वह जापान चली गई थी। देव उसे छोड़ने कोलकाता एयरपोर्ट तक गया था। उसने विदा होते समय 2 उपहार भी दिए थे, एक संगमरमर का ताजमहल और दूसरा बोधगया के बौद्ध मंदिर का बड़ा सा फोटो। उपहार पाकर वो बहुत खुश थी। जब वह एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने लगी, तब देव ने उससे हाथ मिलाया और कहा, बाय बाय। अंजू ने कहा, सायोनारा, और फिर हंसते हुए हाथ हिलाते हुए सुरक्षा जांच के लिए अंदर चली गई। कुछ महीनों के बाद नई मशीनों का संचालन सीखने के लिए कंपनी ने देव को जापान स्थित निप्पन स्टील प्लांट भेजा। जापान के ओसाका स्थित प्लांट में उसकी ट्रेनिंग थी। उसकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग थी। इत्तफाक से वहां भी इंटरप्रेटर अंजू ही मिली। वहां दोनों मिलकर काफी खुश थे। वीकेंड में दोनों अक्सर मिलते और काफी समय साथ बिताते थे। देखते देखते दोस्ती प्यार में बदलने लगी। देव की ट्रेनिंग खत्म होने में 1 महीना रह गया, तो देव ने अंजू से पूछा, यहां आसपास कुछ घूमने लायक जगह है तो बताओ। हां, हिरोशिमा ज्यादा दूर नहीं है। बुलेट ट्रेन से 2 घंटे से कम समय में पहुंचा जा सकता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहां जाना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने पहला एटम बम वही गिराया था। हां, 6 अगस्त 1945 के उस मनहूस दिन को कोई जापानी क्या पूरी दुनिया नहीं भूल सकती है। दादाजी ने कहा था कि करीब 80,000 लोग तो उसी क्षण मर गए थे, और आने वाले 4 महीनों के अंदर ही यह संख्या लगभग 1,49,00,000 हो गई थी। हां, यह तो बहुत बुरा हुआ था। दुनिया में ऐसा दिन फिर कभी ना आए। अंजू बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। परसों ही तो 6 अगस्त है। वहां शांति के लिए जापानी लोग इस दिन हिरोशिमा में प्रार्थना करते हैं। 2 दिन बाद देव और अंजू हिरोशिमा गए। वहां 2 दिन रुके। 6 अगस्त को मेमोरियल पीस पार्क में जाकर दोनों ने प्रार्थना भी की। फिर दोनों होटल आ गए। लंच में अंजू ने अपने लिए जापानी लेडी ड्रिंक शोचू ऑर्डर किया,
तो देव की पसंद भी पूछ। देव ने कहा, आज मैं भी सोचूं ही टेस्ट कर लेता हूं। दोनों खाते पीते सोफे पर बैठे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक दूसरे की सांसें और दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे। अंजू ने ही पहले उसे किस किया और कहा, ऐशितेई मासुदेव। इसका मतलब नहीं समझ सका था और उसका मुंह देखने लगा था। तब वह बोली, इसका मतलब आई लव यू। इसके बाद तो दोनों दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए थे। दोनों कब दो से एक हो गए, किसी को होश न था। जब दोनों अलग हुए तब देव ने कहा, अंजू, तुमने आज मुझे सारे जहां की खुशियां दे दी हैं। मैं तो खुद तुम्हें प्रपोज करने वाला था, तो अब कर दो ना। शर्म तो मुझे करनी थी और शर्मा तुम रहे थे। लो, अभी किए देता हूं। अभी तो मेरे पास यही अंगूठी है, इसी से काम चल जाएगा। इतना कहकर देव अपने दाहिने हाथ की अंगूठी निकालने लगा। अंजू ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुमने कहा और मैंने मान लिया। मुझे तुम्हारी अंगूठी नहीं चाहिए, इसे अपनी ही उंगली में रहने दो। ठीक है, बस 1 महीने से भी कम समय बचा है ट्रेनिंग पूरी होने में। इंडिया जाकर मम्मी पापा को सब बताऊंगा और फिर तुम भी वहीं आ जाना। इंडियन रिवाज से ही शादी के फेरे लेंगे, देव बोला। अंजू बोली, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ट्रेनिंग के बाद देव इंडिया लौट आया। इधर उसकी गैरहाजिरी में उसके पापा ने उसके लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। देव भी उस लड़की को जानता था। उसके पापा के अच्छे दोस्त की लड़की थी। घर में आना जाना भी था। लड़की का नाम अजिंदर था। वह भी पंजाबिन थी। उसके पिता का भी टाटा में ही बिजनेस था, पर बिजनेस और सट्टा बाजार दोनों में बहुत घाटा होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अजिंदर अपनी बिरादरी की अच्छी लड़की थी। उसके पिता की मौत के बाद देव के माता पिता ने उसकी मां को वचन दिया था कि अजिंदर की शादी अपने बेटे से ही करेंगे। देव के लौटने के बाद जब उसे शादी की बात बताई गई तो उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसकी मां ने उससे कहा, बेटे, अजिंदर की मां को उनकी दुख की घड़ी में यह वचन दिया था ताकि बूढ़ी का कुछ बोझ हल्का हो जाए। अभी भी उन पर बहुत कर्ज है और फिर अजिंदर को तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कितनी अच्छी है। वह ग्रेजुएट भी है, पर मां, मैं किसी और को पसंद करता हूं। मैंने अजिंदर को कभी इस नजर से नहीं देखा है। इसी बीच उसके पापा भी वहां आ गए। मां ने पूछा, पर हम लोगों को तो अजिंदर में कोई कमी नहीं दिखती है। अच्छा, जरा अपनी पसंद तो बता। मैं उस जापानी लड़की अंजू से प्यार करता हूं। वह एक बार हमारे घर भी आई थी। याद है ना? देव के पिता ने नाराज होकर कहा। देख देव, उस विदेशी से तुम्हारी शादी हमें हरगिज मंजूर नहीं। आखिर अजिंदर में क्या कमी है? अपने देश में लड़कियों की कमी है क्या कि चल दिया विदेशी लड़की खोजने? हमने उस बेचारी को वचन दे रखा है। बहुत आस लगाए बैठी है मां बेटी। दोनों पर पापा, मैंने भी उसके पापा ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, कोई परवर नहीं सुननी है हमें। अगर अपने मम्मी पापा को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अजिंदर से शादी करनी ही होगी। थोड़ी देर तक सभी खामोश थे। फिर देव के पापा ने आगे कहा, देव, तू ठीक से सोच ले, वरना मेरी भी मौत अजिंदर के पापा की तरह निश्चित है और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। देव की मां बोली, छे, अच्छा बोलिए, अब सब कुछ तुम्हारे लाडले पर है। कहकर देव के पापा वहां से चले गए। न चाहते हुए भी देव को अपने पापा मम्मी की बात माननी पड़ी थी। देव ने अपनी पूरी कहानी और मजबूरी अंजू को भी बताई तो अंजू ने कहा था कि ऐसी स्थिति में उसे अजिंदर से शादी कर लेनी चाहिए। अंजू ने देव को इतनी आसानी से मुक्त तो कर दिया था, पर खुद विषम परिस्थिति में फंस चुकी थी। वह देव के बच्चे की मां बनने वाली थी। अभी तो दूसरा महीना ही चला था, पर देव को उसने यह बात नहीं बताई थी। उसे लगा था कि यह सुनकर देव कहीं कमजोर न पड़ जाए। अगले महीने देव की शादी थी। देव ने उसे भी सपरिवार आमंत्रित किया था। लिखा था कि हो सके तो अपने पापा मम्मी के साथ आए। अंजू ने लिखा था कि वह आने की पुरजोर कोशिश करेगी, पर उसके पापा मम्मी का तो बहुत पहले ही तलाक हो चुका था। वह नानी के यहां पली थी। देव की शादी में अंजू आई, पर उसने अपने को पूरी तरह नियंत्रित रखा। चेहरे पर कोई गिला या चिंता न थी, पर देव ने देखा कि अंजू को बार बार उलटियां आ रही थी। उसने अंजू से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंजू बोली, हां, तबीयत तो ठीक है, कुछ यात्रा की थकान है
और कुछ पार्टी के हेवी रिच फूड के असर से उलटियां आ रही है। शादी के बाद उसने कहा, पिछली बार मैं बोधगया नहीं जा सकी थी, इस बार वहां जाना चाहती हूं, मेरे लिए एक कैब बुक करा दो। ठीक है, मैं एक बड़ी गाड़ी बुक कर लेता हूं, अजिंदर और मैं भी साथ चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह देव, अजिंदर और अंजू तीनों गया के लिए निकल गए। अंजू ने पहले से ही दवा खा ली थी ताकि रास्ते में उलटियां ना हो। दोपहर के कुछ पहले ही वे लोग वहां पहुंच गए। रात में होटल में एक ही कमरे में रुके थे तीनों। हालांकि अंजू ने बार बार अलग कमरे के लिए कहा था। अजिंदर ने ही मना करते कहा था, ऐसा मौका फिर मिले न मिले, हम लोग एक ही रूम में जी भरकर गप करेंगे। अंजू गया से ही जापान लौट गई थी। देव और अजिंदर एयरपोर्ट पर विदा करने गए थे। एयरपोर्ट पर देव ने जब बाय बाय कहा तो फिर अंजू ने हंसकर कहा, सायोनारा। कांटेक्ट में रहना समय बीतता गया। अजिंदर को बेटा हुआ था और उसके कुछ महीने पहले अंजू को बेटी हुई थी। उसकी बेटी का रंग तो जापानियों जैसा बहुत गोरा था, पर चेहरा देव का डुप्लीकेट। इधर अजिंदर का बेटा भी देखने में देव जैसा ही था। देव, अजिंदर और अंजू का संपर्क इंटरनेट पर बना हुआ था। देव ने अपने बेटे की खबर अंजू को दे रखी थी, पर अंजू ने कुछ नहीं बताया था। देव अपने बेटे शिवम का फोटो नेट पर अंजू को भेजता रहता था। अंजू भी शिवम के जन्मदिन पर और अजिंदर एवं देव की एनिवर्सरी पर गिफ्ट भेजती थी। देव जब उससे पूछता कि शादी कब करोगी तो कहती, मेरे पसंद का लड़का नहीं मिल रहा, या और किसी न किसी बहाने टाल देती थी। एक बार देव ने अंजू से कहा, जल्दी शादी करो, मुझे भी गिफ्ट भेजने का मौका दो। आखिर कब तक वेट करोगी? आदर्श पति के लिए। अंजू बोली, मैंने मम्मी पापा की लाइफ से सीख ली है, शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है, इसलिए सिंगल मदर बनूंगी। एक बच्ची को कुछ साल हुए अपना लिया है, पर ऐसा क्यों किया शादी कर अपना बच्चा पा सकती थी मैं। इसका कोई और कारण नहीं बता सकती, बस यूं ही। अच्छा, तुम जो ठीक समझो। बेबी का नाम बताओ, किको नाम है उसका। इसका मतलब भी बता देती हूं, होप, यानी आशा। मेरे जीवन की एकमात्र आशा किको ही है। ओके, उसका फोटो भेजना ठीक है, बाद में भेज दूंगी। समय बीतता रहा। देव और अंजू दोनों के बच्चे करीब 7 साल के हो चुके थे। एक दिन अंजू का ईमेल आया कि वह 2 से 3 सप्ताह के लिए टाटा आ रही है। वहां प्लांट में निप्पन द्वारा दी मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है। उसी की जांच के लिए निप्पन एक एक्सपर्ट्स की टीम भेज रही है, जिसमें वह इंटरप्रेटर है। अंजू टाटा आई थी। देव और अजिंदर से भी मिली थी। शिवम के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाई थी। किक्को को क्यों नहीं लाई? देव ने पूछा। एक तो उतना समय नहीं था कि उसका वीजा लूं, दूसरे उसका स्कूल उसे हॉस्टल में छोड़ दिया है। मेरी एक सहेली उसकी देखभाल करेगी। इस बीच अंजू की टीम का काम 2 हफ्ते में हो गया। अगले दिन उसे जापान लौटना था। देव ने उसे डिनर पर बुलाया था। अगली सुबह वह ट्रेन से कोलकाता जा रही थी, तो देव और अजिंदर दोनों स्टेशन पर छोड़ने आए थे। अंजू जब ट्रेन में बैठ गई तो उसने अपने बैग से बड़ा सा गिफ्ट पैक निकालकर देव को दिया। यह क्या है? आज तो कोई बर्थडे या एनिवर्सरी भी नहीं है, देव ने पूछा। अंजू ने कहा, इसे घर जाकर देखा। ट्रेन चली तो अंजू हाथ हिलाकर बोली। सायोनारा अजिंदर और देव ने घर जाकर उस पैकेट को खोला। उसमें एक बड़ा सा फ्रेम किया किको का फोटो था। फोटो के नीचे लिखा था, हिरोशिमा का एक अंश। देव और अजिंदर दोनों कभी फोटो को देखते तो कभी एक दूसरे को प्रश्नवाचक नजरों से। शिवम और किक्को बिल्कुल जुड़वा लग रहे थे। फर्क सिर्फ चेहरे के रंग का था,